A very good morning students, welcome to the class. We are doing DG for your fourth chapter in your history book, that is ट्राइबल स्टेटस एंड अ विजन ऑफ अ गोल्डन एज। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डीजी को ही कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि ब्रिटिशर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा था। जो ट्राइबल लोगों के लॉज थे, उनके अपने कम्युनिटी के जो लॉज थे वो किस तरीके से इम्पैक्ट हुए, उन पर क्या असर हुआ ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश रूल का। The British declared that forests were state property. Timber producing forests were classified as reserved forests, and people were not allowed to practice shifting cultivation. देखो, स्टेट प्रॉपर्टी क्या होता है? स्टेट प्रॉपर्टी मतलब सरकार की संपत्ति। ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, जंगल जो है, फॉरेस्ट जो है वो स्टेट प्रॉपर्टी है, यानी कि सरकार की संपत्ति है और आप लोग यहाँ पे नहीं रह सकते हो। जो टिम्बर था, टिम्बर के पेड़ उनको चाहिए थे, टिम्बर की लकड़ी, तो उन्होंने क्या कहा, टिम्बर फॉरेस्ट जो होंगे उनको क्या उन्होंने घोषित किया, रिजर्व फॉरेस्ट, यानी कि ये रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में इनको हम प्रिजर्व रखेंगे। यहाँ पे आप लोग जो है, जो भी आपकी प्रैक्टिसेस हैं इनकी, जो ट्राइबल लोगों की, चाहे वो यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, हर्डिंग करते हैं, जो भी करते हैं वो सारी इन्होंने बैन कर दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको टिम्बर की लकड़ी चाहिए थी, तो इन्होंने क्या करा, इनको रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया। रिजर्व मतलब समझते हो ना, जिस चीज़ को हमने रिजर्व कर दिया कि अब कोई और इसमें एंट्री नहीं कर सकता, तो ये सेम चीज़ ब्रिटिशर्स ने करी। ठीक है, तो टिम्बर प्रोड्यूसिंग फॉरेस्ट कन्वर्ट हो गए रिजर्व फॉरेस्ट में। ठीक है, Collect fruits or hunt animals. ये सब How were shifting cultivators to survive in such a situation? देखो क्या हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन हो गई, फ्रूट कलेक्शन बैन हो गया, एनिमल हंटिंग सब बैन हो गई। अब यही तो काम सारे ये करते थे ट्राइबल लोग। अब ये सारे काम अगर बैन हो गए तो ये लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, जिंदा कैसे रहेंगे? ठीक है, क्योंकि इनकी तो लाइफ जो है इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड थी, यही सारे काम करते थे, यही सारे ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिए, तो ये सर्वाइव कैसे कर सकते थे? एनिमल हंटिंग होता है शिकार करना, जानवरों का शिकार करना। Many were forced to move to other areas in search of work. ठीक है, तो क्या रिजल्ट हुआ इसका कि बहुत सारे जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उनको काम की तलाश में फिर उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ा, क्योंकि जिंदा तो इनको रहना ही था, काम तो कुछ कुछ करना ही था। अब ये चीज़ें जब इनकी बैन हो गई तो ये मजबूर हो गए कि ये वो जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाए और कोई कामकाज ढूंढे। हमने देखा था ना लास्ट क्लासेस में कि कभी कभी ये लोग क्या करते थे, कुछ बाहर जाके कुछ कामकाज भी करते थे, जैसे कि कोई डैम बन रहा है, कोई रोड बन रहा है, तो वहाँ मजदूर का काम करते थे, या फिर जो है लोड उठाने का काम करते थे, बोझ उठाने का काम करते थे, या कि किसी खेत में जो है मजदूर का काम करते थे। तो जब ये सारी एक्टिविटीज इनकी बैन होने लगी तो धीरे धीरे ये लोग दूसरी जगह जाके काम ढूंढने लगे। ठीक है, Some tribals worked in the tea plantations of Assam and the coal mines of Jharkhand. They were recruited by contractors who paid them miserably low wages and prevented them from returning home. And those who remained behind in the forests were also subjected to various hardships. Once the British stopped the tribals from living inside forests, the Forest Department found it difficult to get labor for cutting trees. देखो क्या हुआ था, जब जो ये टाइम था, जिस टाइम पे ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, फॉरेस्ट को रिजर्व करा जा रहा था, उस टाइम इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा था। ये हमने चैप्टर में भी रीड आउट किया था कि इस समय में जो है एक तो टी प्लांटेशन शुरू हो गया था इंडिया में, ठीक है, चाय की बागवानी शुरू हो गई थी, और दूसरा कोल माइनिंग, यानी कि कोयले की खदानों से कोयला निकालने का काम भी बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था। तो एक तरफ तो ये लोग बेरोजगार हो गए, इनको इनके जंगलों से निकाल दिया गया, दूसरी तरफ जब ये इंडस्ट्रीज फ्लरिश होने लगी तो यहाँ पे जो है, क्योंकि देखो टी प्लांटेशन ज़्यादातर कहाँ होता है, साउथ जो हमारी ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो क्या है, ट्राइबल ग्रुप जितने थे जिनको जंगलों से निकाल दिया, जिनको कोई काम नहीं मिल रहा था, वो लोग जाके जो है इन टी प्लांटेशन में काम करने लगे। और कोल माइंस जो बिहार में थी ज़्यादातर, ठीक है, तो बाकी जो आदिवासी लोग थे वो इन कोल माइंस में काम करने लगे। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो ये लोग डायरेक्टली यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं होते थे, इनको जाके ऐसा नहीं था ये खुद चले जाते थे कि यहाँ पे काम की ज़रूरत है और ये लोग काम करने लग जाते थे, इनको कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ पे काम पे लगाते थे। ठीक है, ठेकेदार जिनको बोलते हैं।
तो जब ये कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, ये देखते थे कि टी प्लांटेशन में या फिर किसी कोल माइन में मजदूरों की ज़रूरत है, तो ये जाते थे जंगलों में और इन आदिवासियों को लेके आते थे और काम पे लगवा देते थे इंडस्ट्रीज से कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है। लेकिन क्या करते थे, इनको पेमेंट बहुत ही लो पे करते थे, ठीक है। तो ये लोग, इनकी जो ट्राइबल्स की जो लाइफ थी वो और ज़्यादा मिजरेबल हो रही थी और ज़्यादा दयनीय हो रही थी, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टर इनका पूरे तरीके से फिर शोषण करने लगे थे, इनको बिल्कुल भी पैसे नहीं देते थे। और दूसरी जो चीज़ करते थे, ये कॉन्ट्रैक्टर्स इनको वापस इनके घरों में भी नहीं जाने देते थे, इनको फोर्सफुली वहीं रखा जाता था कि आपको यहीं रहना है और यहीं रह के काम करना है, जो भी जितने भी पैसे आपको दे रहे हैं, क्योंकि देखो लो वेजेस मिलेगी तो हो सकता है कोई मजदूर है नहीं, हम तो वापस जा रहे हैं, तो इनको ये लोग वापस भी नहीं जाने देते थे, ठीक है। तो इनकी कंडीशन बहुत खराब होने लगी थी। अब जो लोग जंगलों में रह गए थे, बच गए थे, देखो क्या यहाँ पे अब दिखा रहे हैं कि देखो जंगल से तो हम लोगों ने निकाल दिया, लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, उनको फॉरेस्ट से इनको चाहिए थे टिम्बर, देखा ना हमने, टिम्बर की लकड़ी चाहिए थी। अब वो लकड़ी कटवाने के लिए और उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इन सबको मजदूरों की ज़रूरत थी। अब इन लोग फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने क्या देखा, ब्रिटिशर्स ने, कि ये लोग तो हम चले गए जंगलों से हमने निकाल दिया, लेकिन अब हमें मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। अब जो हमें अपना बिजनेस करना था, यहाँ पे टिम्बर की लकड़ियाँ हमें चाहिए, कलेक्ट करनी है, पेड़ को काटना भी होगा, लकड़ी को उठा के रखना भी होगा, फिर बाहर भी पहुँचाना होगा, तो उन सब के लिए भी इनको लेबर की ज़रूरत थी और ये लेबर तो यहाँ से जा चुकी थी। तो फिर अब ये क्या करेंगे, देखते हैं उन्होंने फिर क्या किया। Trees and transporting logs for railway sleepers. ठीक है, इन सारे कामों के लिए लेबर की जरूरत थी इनको। To solve this problem, colonial officials decided that shifting cultivators could cultivate small patches of land in the forests on the condition that they provided labor to the forest department. आया समझ में, क्या कंडीशन रखी कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को बोल दिया कि ठीक है आप छोटे से पैच में, पैचेस देते थे ना इनको, जमीन के इनको पैचेस चाहिए होते थे, तो इन फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने, जो कि ब्रिटिशर्स ही थे, इन्होंने क्या बोला इन शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को, ठीक है आप लोग जंगल में रह के शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारी शर्त है कि आपको हमारे लिए लेबर का काम करना पड़ेगा। सारे जो काम थे ना इनको, की लकड़ी काटना, लॉग को जो है रेलवे कोचेस तक पहुंचाना, वो सारे काम इन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको अलाउ तो कर देंगे जंगल में रह के शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने के लिए, लेकिन बदले में आपको हमारे ये काम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनको मजदूर मिल गए और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को जंगल में रहने की परमिशन मिल गई, ठीक है। So in many regions, the forest department established forest villages to ensure a regular supply of cheap labor. ठीक है, क्या Many tribal groups reacted against the फॉरेस्ट विलेजेस बनाए, ठीक है। फॉरेस्ट विलेजेस से क्या करते थे, वो उनको सस्ती लेबर जो है, सस्ते मजदूर अपने जंगल में काम करने के लिए मिल जाते थे, ठीक है। colonial forest laws. They disobeyed the new rules, continued with practices that were declared illegal, and at times rose in open rebellion. अब क्या हो रहा था, देखो जो ये नए रूल्स ब्रिटिशर्स लेके आए थे, कि ब्रिटिशर्स ने फिर सारे चेंजेस कर दिए थे, क्योंकि देखो मजदूरों को भी जितनी ज़रूरत थी सिर्फ उन्हीं लोगों को ये जंगल में रहने के लिए अलाउ करते थे, बाकी लोगों को तो परमिशन नहीं मिली थी। तो क्या हुआ, ये लोग जो है विद्रोह करने लगे, जिन कामों को ब्रिटिशर्स ने बोले ये इलीगल है, इलीगल समझते हो ना क्या होते हैं, कि जो कि कानूनी रूप से करना वैध नहीं है, ठीक है, इलीगल है, तो ये लोग वो काम करने लगे। क्या वैध नहीं था, जंगलों में रहना वैध नहीं था ब्रिटिशर्स के हिसाब से, लकड़ी काटना वैध नहीं था, क्योंकि वो कहते थे कि टिम्बर में तो सरकार का ही हक है और हम ही इसकी कटिंग करेंगे। तो ये जो ट्राइबल लोग थे, ये कह रहे थे कि नहीं इस तरीके से तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता, तो वो लोग विद्रोह करने लगे और वो सारे अपने प्रैक्टिसेस वो धीरे धीरे दोबारा करते थे और कभी कभी वो ओपन रिबेलियन भी करते थे, यानी कि खुले तौर पे ब्रिटिशर्स का विरोध भी करते थे, ठीक है। Such was the revolt of Songgram Sangma in 1906 in Assam, and the forest satyagraha of the 1930s in the central provinces. ठीक है, तो ये इसी तरीके के कुछ आंदोलन हैं जो कि उस समय में हुए। In the 18th century, Indian silk was a ये चीज अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने देखा कि ब्रिटिशर्स की वजह से
क्या प्रॉब्लम हुई थी ट्राइबल लोगों को। हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि जो डिकस थे, आउटसाइडर्स थे, वो लोग किस तरीके से ट्राइबल लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रिटिशर्स के आने से ट्राइबल लोगों को क्या क्या परेशानी हुई, सारा हमने पढ़ लिया, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स के आने से उनको कैसे कैसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अब हम देखेंगे कि ट्रेड के आने से, व्यापार के आने से जो ये ट्राइबल लोग थे इनकी लाइफ कैसे अफेक्ट हुई, ठीक है। व्यापारियों ने किस तरीके से इनका शोषण किया, किस तरीके से इनकी लाइफ को और ज़्यादा खराब किया। ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार, ठीक है। High demand in European markets. As exports from India increased, the officials of the East India Company tried to encourage silk production to meet the growing demand. In Hazaribagh, the Santals reared cocoons. Silk traders sent in agents to buy cocoons from the tribals. The agents paid the tribals 3 rupees to 4 rupees for 1,000 cocoons. These cocoons were then exported to Burdwan or Gaya, where they were sold at 5 times the price. The agents and the silk traders made huge profits, while the silk growers earned very little. How do you think the tribals felt about the treatment meted out to them by the silk traders and agents? समझ में आया आपको क्या करते थे। देखो उस समय में 18वीं सेंचुरी में क्या था, सिल्क, जो इंडिया का सिल्क था वो बहुत पॉपुलर हो रहा था यूरोपियन मार्केट में, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी सिल्क के कपड़े की, ठीक है। तो जो सिल्क ट्रेडर्स थे, सिल्क के जो व्यापारी थे, वो चाहते थे कि इंडिया में से हम और ज़्यादा सिल्क जो है प्रोड्यूस करवाएं और फिर विदेशों की मार्केट में जाके उसको बेचें, ठीक है। तो ये जो हमने देखा ना कि जो झारखंड की एक आदिवासी प्रजाति थी वो कोकून्स को पालती थी, ठीक है। तो ये जो सिल्क ट्रेडर्स होते थे ये क्या करते थे, एजेंट्स को भेजते थे इन आदिवासियों के पास और उनको बोलते थे कि आप इनसे कोकून्स लेके आओ। कोकून से सिल्क बनता है ना। तो क्या करते थे ये ट्रेडर्स, ये जो मिडल मैन होते थे, बिचौलिया होते थे, जिनको सिल्क ट्रेडर्स इनके पास भेजते थे, वो 3 या 4 रुपए में इनसे 1000 कोकून्स खरीदते थे और फिर वापस कितने पैसों में बेचते थे, 15 से 20 रुपए में। तो बहुत ह्यूज प्रॉफिट ये लोग जो है कमा रहे थे। लेकिन जो आदिवासी लोग थे, जो एक्चुअल में उन कोकून्स को पालते थे, उनको कितना कम दाम मिल रहा था, ठीक है। तो क्या क्या हुआ कि वो लोग अब ट्रेडर्स को किस तरीके से देखेंगे, जो मिडल मैन आ रहे थे, जो सिल्क ट्रेडर्स इनके पास आते थे कोकून्स खरीदने, इनको तो बहुत ही कम कीमत देते थे ये लोग और बीच में अपना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे थे। तो इन लोगों को भी ये लोग एज अ डिकस ही देख रहे थे कि ये लोग भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हमें पूरे पैसे नहीं देते हैं और इतने सारे कोकून्स हमसे खरीद के ले जाते हैं और खुद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। Here's an opportunity to recap the main points covered in this session. देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल चीफ, ठीक है, जो ट्राइबल का चीफ होता था उसके ऊपर क्या असर हुआ था ब्रिटिशर्स का। फिर हमने देखा शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के ऊपर क्या असर हुआ था, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट लॉज ऑन ट्राइबल्स, जो हमने अभी पढ़ा है आज की क्लास में, कि लॉज किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने बदल दिए कि आप यहाँ नहीं रह सकते, रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया, वहाँ से लोगों को जाना पड़ा, ठीक है, वो सब चीज़ें। फिर ट्रेड, व्यापारियों का, सिर्फ जो ट्रेडर्स थे उनका क्या असर हुआ ट्राइबल लोगों को, कर लिया हमने स्टडी, ठीक है। अब हम देखेंगे किस तरीके के आंदोलन ट्राइबल लोगों ने करे, किस तरीके का विरोध इन लोगों ने किया इन सारी दिक्कतों को फेस करने के बाद। The British regarded the tribals living in the forests as wild and savage. Accordingly, they laid down rules and laws in an effort to make them settled and civilized and bring them under British control. Various taxes were imposed on the tribals. Taxes were imposed on agricultural land, on canal water, and even on animals.
The tribal chiefs were stripped of much of their देखो ब्रिटिशर्स जो है आदिवासियों को क्या समझते थे, जंगली और गवार समझते थे। ठीक है, कि इन लोगों को रहना नहीं आता, इन लोगों को एक जगह सेटल होना चाहिए। इनको क्यों लगता था सेटल करना ज़रूरी है? पहली चीज़ तो ये कि इनको एक रेगुलर इनकम उनसे चाहिए थी, टैक्स चाहिए थे। दूसरी चीज़ कि अगर ये घूमते रहेंगे तो इनको कंट्रोल करना ईजी नहीं होगा। तो ये लोग चाहते थे कि ये लोग एक जगह रहने लग जाएं, ताकि ये लोग थोड़े से सिविलाइज्ड हो जाएंगे और थोड़े से सभ्य हो जाएंगे और हमें इनको कंट्रोल करना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इनके ऊपर अलग अलग टैक्सेस लगाने शुरू करे। किन किन चीज़ों पे? उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड होती थी उस पर टैक्स लगा देते थे। ठीक है, इवन जो पानी जहाँ से वो लेते थे अपने खेतों के लिए उसके ऊपर टैक्स लगा देते थे। इवन इनके जो जानवर पालते थे उन जानवरों के ऊपर भी ये लोग इनसे टैक्स वसूलते थे। ठीक है, administrative powers and authority. ये हमने पढ़ा था। Shifting cultivation was allowed only in a few areas. For the most part, it was banned, and shifting cultivators were driven out of the forests. Some even had to take on jobs in mines and tea plantations, where they were exploited and paid low wages. To make matters worse, the traders also exploited the tribals. How do you think the tribals felt about being treated in this way? Discuss among yourselves and share. देखो किस किस तरीके से शोषण हो रहा था, सारा समझ में आ गया आप लोगों को। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उसके बाद टैक्सेस उनके ऊपर इतने सारे लगा दिए गए। उनकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जो एक्टिविटी थी उसको बहुत ही लिमिटेड एरिया तक उन्होंने कर दिया कि सिर्फ इसे इतने एरिया में, और वो भी कहाँ पे किया था, जहाँ पर उनको मजदूरों की ज़रूरत होती थी वहाँ उन्होंने सिर्फ थोड़े से पोर्शन में शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को अलाउ किया, बाकी जगह बैन कर दिया। उसके बाद फिर ट्रेडर्स आ गए। ट्रेडर्स क्या करते थे, सिल्क को कौन सिल्क से सस्ते दामों में खरीदते थे और बाहर जो है ऊंचे दामों में बेचते थे। तो सारे ये लोग मिलकर इनका शोषण कर रहे थे। तो क्या होता है देखो स्टूडेंट्स, कि जब आप स्टार्टिंग में आप किसी पर्सन को जो है एक्सप्लॉइट करते हो, परेशान करते हो, तंग करते हो, कुछ समय तो वो तंग रहेगा, उसके बाद वो क्या करता है, विरोध करने लगता है। ठीक है, तो अब इतने सारे जो इनके लाइफ में प्रॉब्लम आ गई थी कि जो इनके चीफ थे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चली गई थी, इनके जो ट्राइबल के रूल्स होते थे, रेगुलेशंस होती थी, वो खत्म करते जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद इनके ऊपर इतने सारे टैक्सेस इम्पोज कर दिए थे। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, इनका जो ये लोग थे जो क्रांति करने लगे, विद्रोह करने लगे। ठीक है, आपने 1857 की क्रांति तो सुनी होगी। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ट्राइबल लोगों का विद्रोह था, रेवोल्यूशन था, वो कैसे हुआ, कहाँ कहाँ हुआ और कब कब हुआ। ठीक है, तो अब हम वो स्टडी करेंगे कि इन लोगों ने किस तरीके से अपना विरोध दिखाया। The tribals obviously resented the treatment meted out by the British. It is hardly surprising then that through the 19th and 20th centuries, tribal groups in different parts of the country rebelled against the laws they were subjected to. The Kodus rebelled in 1831-32. The Santhals rose in revolt in 1855. The Buster Rebellion broke out in 1910, and the Wadley Revolt was in 1940. However, a significant tribal rebellion was the Birsa movement, headed by Birsa Munda. Who was Birsa Munda? अलग-अलग रिवॉल्ट्स के बारे में आपको बताया, अलग-अलग प्रजातियों ने कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से स्टेट में रिवॉल्ट किया, लेकिन इनमें सबसे फेमस जो था वो बिरसा मुंडा का जो रिवॉल्ट था वो था। बिरसा मुंडा के बारे में हमने चैप्टर में रीड आउट किया था कि बिरसा मुंडा जो है कौन था, मुंडा प्रजाति से बिलोंग करने वाला एक लीडर था, जिसको लोग जो है एक चमत्कारी पुरुष मानते थे कि ये जो है हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आया है, सारी बीमारियों का इलाज कर सकता है और जितनी भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उन सबको सॉल्व कर सकता है। तो इसने जो आंदोलन चलाया वो सबसे फेमस था उस टाइम का, जिसको हम बिरसा मुंडा रेवोल्यूशन जो है कहते हैं कि बिरसा मुंडा ने ऐसा एक रेवोल्यूशन उस टाइम पे किया था। In the mid-1870s, Birsa was born in a family of Mundas, a tribal group that lived in Chotanagpur. Birsa grew up around the forests of Bahonda, grazing sheep and playing the flute.
Birsa's father was forced to move from place to place in search of work. As an adolescent, Birsa heard the Siddhas, or tribal leaders, speak of a golden age when the Mundas had been free from the oppression of the Dikus, or outsiders. देखो क्या था, मुंडा जो था, मुंडा की फैमिली में एक मुंडा जो है यहाँ पे आदिवासियों की प्रजाति है, छोटा नागपुर में, वहाँ से बिलोंग करता था। तो जो इसके फादर थे, इसने बचपन से देखा कि वो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, ठीक है। और जो इसके बाकी ग्रुप मेंबर्स होते थे, कि उनसे सुनता था कि एक ऐसा गोल्डन एज थी, एक ऐसा सुनहरा, मतलब पास्ट में एक ऐसा टाइम था जब जो है हम लोग फ्रीली रहते थे। वो कब की बात कर रहे थे? पहले की, ठीक है। तो ये ऐसी स्टोरी सुनता था अपने आसपास के लोगों से कि एक ऐसा समय था जब हम लोग फ्रीली अपनी प्रैक्टिसेस को करते थे, हमारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी, और हम लोग इन डेकस से, ये जो आउटसाइडर से, इनकी जो चंगुल से बिल्कुल बचे हुए थे, और हम जो चाहते थे हम उस तरीके से अपनी लाइफ को जीते थे। इस तरह की स्टोरी सुनते हुए ये ग्रो अप हो रहा था। The Siddhas predicted that there would come a time when the ancestral rights of the community would be restored. Birsa attended the local missionary school where he heard the sermons of the missionary. Here he was told that the Mundas could attain the kingdom of heaven if they renounced their bad practices. Later, Birsa also spent some time in the company of a prominent Vaishnava preacher. Birsa wore the sacred thread. देखो क्या, एक मिशनरी स्कूल में ये जाता है पढ़ने के लिए, और वहाँ पे इसको बताया जाता है कि मुंडास का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब वो अपनी इन प्रैक्टिसेस को, अपनी बुरी आदतों को छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको ये सिखाया जाता है वहाँ पे कि आपके ग्रुप में, आपके ट्राइबल ग्रुप में कुछ ऐसी बैड प्रैक्टिसेस है, जब आप उनको छोड़ दोगे तो आपकी जो कम्युनिटी है, आपका जो ट्राइबल ग्रुप है, उसका उद्धार हो सकता है, यानी कि आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। उसके अलावा ये कुछ इस तरीके से इन लोगों के पास ले जाता है जहाँ पे वो कुछ धर्म के बारे में ज्ञान लेता है इनसे। And began to value the importance of purity and piety. Birsa was deeply influenced by many of the ideas he was exposed to in his growing years. He went on to establish the Birsa movement aimed at reforming tribal society. What did Birsa tell his followers? ठीक है, तो बड़ा होता है तो क्या होता है, इसके ऊपर इन सारी बातों का इन्फ्लुएंस होता है, जो जो ये बचपन में सीखता है, तो बड़ा होकर ये क्या करता है, एक बिरसा मूवमेंट चलाता है, एक बिरसा नाम से एक आंदोलन चलाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या सिखाया लोगों को। In 1895, Birsa roamed in the forests and villages of Chotanagpur. People said he had miraculous powers. He could cure all diseases and multiply grain. Birsa declared that God had appointed him to free his people from the slavery of the Dikus, or outsiders. देखो क्या था, Soon, thousands ये लोग जो है क्या मानते थे, इसको एक ऐसा आदमी समझते थे जो इनकी सारी बीमारियों को ठीक कर सकता था, और इनको जो है डिकुस के जो चंगुल थे उससे छुड़वा सकता था। तो ये खुद को क्या बोलता है कि मेरे को भगवान ने ही भेजा है ताकि मैं अपने जो ग्रुप है, मेरा जो ये मुंडा फैमिली है, मैं इसको इन लोगों के चंगुल से आज़ाद करा सकूं, और आप लोग एक फ्री लाइफ जी सको, ठीक है। ये लोगों को ये समझाता है। began following Birsa, not only from the Munda tribe, but also from other tribes, such as the Santhals and the Orans. ठीक है, दूसरी ट्राइब भी इनको ज्वाइन करती है, वो भी मुंडास को बहुत फॉलो Birsa करती है। reminded his followers of a golden past, a Satyug or age of truth, in which the Mundas constructed embankments, tapped natural springs, planted trees and orchards, and practiced cultivation to earn their living. देखो ये क्या करता है, ये लोगों को बताता है कि देखो सतयुग जब था तो हमारी जो कम्युनिटी थी, हमारा जो ट्राइबल ग्रुप था, वो क्या क्या काम किया करते
करती थी, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको हम इल ट्रीटमेंट या जिसको हम कह सकें कि कोई बुरी आदतें इनमें थी, ठीक है। ये लोग बांध बनाते थे, खेती करते थे, नहरों से पानी भर के लाते थे। ये सारे काम ये बताता है कि हम लोग सतयुग में किया करते थे। बांध होता है जहाँ हम नदी के पानी को रोक लेते हैं, ठीक है, डैम जिसको ठीक है, जिसमें क्या करते हैं कि कोई नदी अगर बह रही है तो उसमें एक बांध बना दिया जाता है और फिर उससे छोटे छोटे कैनाल्स, नहरें निकाल के खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा डैम्स पे बिजली भी बनाई जाती है, ठीक है। Birsa urged the Mundas to give up alcohol and stop believing in witchcraft and sorcery. He also urged them to clean their villages and cultivate their fields. At the same time, Birsa wanted लोगों को कि आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, जानवरों को मारना छोड़ दो, ठीक है। तो और जितनी भी आपकी इल प्रैक्टिसेस है आप उनको छोड़ो और खेती करना शुरू कर दो, ठीक है। to drive out the British government, moneylenders, Hindu landlords, and the missionaries. Birsa claimed that the land policies of the British were destroying their traditional land system. He believed that the moneylenders and the Hindu landlords were taking over their land, and the missionaries were criticizing their traditional culture. Birsa wanted to set up क्या कह रहा था ये कहता था कि ब्रिटिशर्स के आने की वजह से जो हमारे लैंड है वो हमसे छीने जा रहे हैं। मिशनरीज जो थे, हालांकि इनके पास ही पढ़ा था बचपन में, लेकिन बड़ा होते होते इसे क्या रियलाइज होता है कि जो मिशनरीज हैं ये हमारे प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज करते हैं, हमारा विरोध करते हैं, ठीक है। और जो ये हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं, हिंदू जमींदार जो हैं, ये इनकी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। तो ये चाहता था कि इन सभी को, चाहे वो मिशनरीज हैं, जमींदार हैं और ब्रिटिशर्स हैं, वो कहता था इन सबको हम अपने एरिया से बाहर निकाल देंगे और हम अपना एक मुंडा राज यहाँ पे स्थापित करेंगे, ठीक है। a Munda Raj under his leadership. How do you think the British reacted to the Birsa movement? अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा इस बिरसा मुंडा का जो मूवमेंट हुआ उसके लिए? In 1895, British officials arrested Birsa, convicted him on charges of rioting, and jailed him for 2 years. ठीक है, 2 साल तक जेल भेज दिया। When Birsa was released in 1897, he urged the tribals to destroy the Dikus, whom he termed as Ravana, and establish a kingdom under his leadership. Birsa's followers attacked police stations and churches and raided the property of moneylenders and zamindars. They regarded these as symbols of Diku power. What was the significance of the Birsa movement? ठीक है, तो जेल से जब ये निकल के आया, इसने बोला चलो हम इन सारे डिकस को जो है अपने जगह से बाहर निकालते हैं। तो जो उसके फॉलोअर्स थे, जो उसको मानते थे, इन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना शुरू करा, हिंदू जमींदारों की प्रॉपर्टी को तोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसने बोला कि अब मैं जो है तुम्हारा लीडर बनूंगा और मेरी लीडरशिप में हम अपना एक मुंडा राज स्थापित करेंगे। In 1900, Birsa died of cholera and the movement faded out. However, the movement was significant in at least 2 ways. Firstly, it forced the colonial government to introduce laws so that the land of the tribals could not easily be taken over. Secondly, it showed that tribal people had the capacity to protest against injustice and express their anger against colonial rule. तो जब ये मर जाता है तो क्या होता है, ये जो आंदोलन था ये धीमा पड़ जाता है। लेकिन इसका फायदा क्या होता है कि ब्रिटिशर्स को ये पता चल जाता है कि ट्राइबल लोगों की पावर कितनी है, कि वो अगर हम उन पे अत्याचार करेंगे तो विरोध करने के लिए वो खड़े होंगे, ठीक है। और दूसरा ये चीज़ थी कि इनके लैंड को इतनी आसानी से कोई इनसे नहीं छीन सकता। ये मैसेजेस जो है ये ब्रिटिशर्स को दे चुके थे इस मूवमेंट के थ्रू, ठीक है। Here's an opportunity to recap the main points covered in this session. ब्रिटिशर्स ने कैसे एक्सप्लॉइट किया ट्राइबल्स को देखा हमने,
और ट्राइबल रिबेलियन कैसे पूरे भारत में अलग अलग ट्राइबल के जो लोग थे उन्होंने किस तरीके से विद्रोह किया, उनमें से सबसे मेन कौन सा था, बिरसा मूवमेंट था। फिर हमने देखा बिरसा मुंडा ने किस तरीके से रिबेल किया और ब्रिटिशर्स को जो है अपनी मांगे काफ़ी हद तक मनवाने में वो लोग कामयाब रहे। ठीक है, यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसकी डीजी कंप्लीट है आपकी।